मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी छोटी चीज की शुरुआत करने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई एक बर्गर की दुकान को खोलता है और बर्गर किंग जैसी ब्रांड को धीरे धीरे अपनी मेहनत के अनुसार बनाता है और देश भर में उसकी कई सारी फ्रेंचाइजी को ले सकता है। तो इसलिए कभी भी छोटे काम को करने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए कभी भी रिस्क लेने से ना डरिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास नीट बायोलॉजी सेट सीरीज की और इसमें हम आज टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के लाए हैं। तो ये स्पेशल 2020 चल रहा है और आज हम लोग की बात करें तो इसमें 2020 के बहुत सारे क्वेश्चन टॉप 15 अलग अलग यूनिट अलग अलग टॉपिक से दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरफेस की जीवन अवस्था के लिए क्या सही है। तो इंटरफेस की जीवन अवस्था जो है बेसिकली उसके लिए क्या होता है कि क्या सही है। तो इस अवस्था में जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो मेटाबोलिकली एक्टिव होती है। मेटाबोलिकली एक्टिव होती, कहने का मतलब ये है कि ऐसी सेल्स जो सारी उपापचय क्रियाओं के लिए क्रियाशील हो। पहली बात ये याद रखेंगे। लेकिन बेटा इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये दूसरी बात याद रखेंगे। तो क्या याद रखना है, इंटरफेज की जीवन अवस्था में क्या होता है, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, उपापचय क्रियाओं के लिए सक्रिय होती हैं, बट दे नॉट रेप्लिकेट द डीएनए। लेकिन ये डीएनए का द्विगुणन नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, द्विगुणन नहीं करती। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि बेसिक अमीनो एसिड के बारे में, मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन को बनाए कि बेसिक अमीनो एसिड होता है तो बेसिक अमीनो एसिड, लाइसीन एक बेसिक अमीनो एसिड है। 10 प्रकार के एसिड होते हैं बेसिक, जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते तो 20 प्रकार के हैं, लेकिन इसेंशियल अमीनो एसिड 10 प्रकार के होते हैं। और इसमें लाइसीन, एनेलिन, ग्लाइसिन, ठीक है, मैथियोनिन, ठीक, इस तरीके के अमीनो एसिड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। अच्छा, अमीनो एसिड का प्रोटीन से संबंध होता है, डायरेक्टली संबंध होता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के फलस्वरूप अमीनो एसिड बनता है। अच्छा, अमीनो एसिड जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो अगर मैं ये कह दूं कि अमीनो एसिड ही पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये भी बात मान लेंगे। देखिए, मैंने कभी पढ़ा था और काफी मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, पाथफिंडर की बुक में दिया हुआ था कि डीएनए इज इक्वल टू जीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम इज इक्वल टू प्रोटीन इज इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड चेन इज इक्वल टू हार्मोन इज इक्वल टू स्टेरॉइड इज इक्वल टू एंजाइम। इस बात को जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं तो आपको तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, बायोटेक में, ठीक है, एंजाइमोलॉजी में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, सारी कैटाबोलिक जितनी भी रिएक्शनें होती उसमें, और जेन थेरेपी में, ठीक है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इन सब में, और फर्स्ट ऑफ मस्ट इज इम्पोर्टेंट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें आप लोगों को काफी मदद मिल जाएगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, क्या, जीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए इज इक्वल टू प्रोटीन इज इक्वल टू स्टेरॉइड इज इक्वल टू प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम इज इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्या अमीनो एसिड। अगर हम आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट में निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव सॉल्यूटेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मतलब थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा मतलब घुमावदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लांट में ऐसा कौन सा, ठीक है, एक्टिव सॉल्यूट है जो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो भाई नहीं करता, इसका मतलब वो सेलेक्टिव ना हो, सेलेक्ट ना किया गया हो, उसे चुना ना गया हो, तो नॉन सेलेक्टिव पॉलीट्रांस होते हैं। क्या होते हैं,
नॉन सेलेक्टिव सॉल्यूट्स जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात इसे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से इसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट प्लांट के टर्गड में रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, टर्गिडिटी जो शब्द है या टर्गिडिटी है कि भाई टर्गिड मतलब एक तरीके से उसकी रिजिड, मतलब रिजिड जो होता है कि उसका खुलना, ठीक है, उसका बढ़ना। ठीक है, तो वो टर्गर सेल में बेसिकली टर्गर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होंगी भाई, आपने देखा होगा कि प्लांट में जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल की टर्गिडिटी एंड फ्लैसिडिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहा है कि जो टर्गर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आयन पूछा गया है। ठीक है, तो टर्गर क्या है कि मतलब एक तरीके से ओपनली वो चीज हो गई। ठीक है, फ्लैसिड मतलब खिंचाव हो गया, टर्गर मतलब ओपनली हो गया। तो अब टर्गर में बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। सो ये याद रखेंगे। अब इसी में स्टोमेटा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। देखिए, एक थ्योरी थी, मुझे याद आ रही है, कैल्शियम आयन एक्सचेंज थ्योरी इसके लिए दी गई थी, साइंटिस्ट ने दी थी, और इसमें ये पोटेशियम के बारे में इन्होंने बताया था। यहीं से क्वेश्चन नीट में पूछा गया, तो इसे मतलब आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली जो ये भी पता होना चाहिए फैक्टर इफेक्टिंग द स्टोमेटा, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे। लाइट है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंट एब्सेंस दोनों, तो लाइट ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सी बात है स्टोमेटा का ज्यादा मतलब जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस अच्छे से होगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन क्लोरोफिल के पोर फायरिंग। तो भाई क्लोरोफिल की अगर बात करें और इधर हम लोग बात कर दें कि मतलब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक, तो बहुत सी सिमिलरिटीज इसमें होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि सेंटर जो कोर एरिया होता है वो मैग्नीशियम का होता है दोनों में, ये बात याद रखेंगे। तो फिर रेफरेंस चाहे इसका हो चाहे इसका हो। ठीक, अब कह रहा है क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग में सेंटर कौन सा एलिमेंट होता है। तो सेंटर में बेटा इसका होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा, मान लीजिए हीमोग्लोबिन के रेफरेंस में मान लीजिए आगे कितने मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ह्यूमन में डेंटेशन होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, मैंने बनाया है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, यानी कि DTH। DTH क्या याद रखोगे, DTH। D का मतलब होता है डाइफोडॉन, T का मतलब होता है ठीकोडॉन, H का मतलब होता है हेट्रोडॉन। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे ह्यूमन में डेंटेशन का फॉर्मूला क्या है, DTH। DTH का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइफोडॉन, T का मतलब ठीकोडॉन, H का मतलब हेट्रोडॉन। तो ये बात याद रखनी भाई, इसी तरीके से याद करने के तरीके हैं और इसे आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान आपसे पूछा गया, एक कॉम्बिनेशन बताना। तो मैंने इसकी आंसर सीरीज को ले लिया, आपको बस मैं बताना चाहती हूँ, डिकोड कर रही चीजों को। देखिए, तो कई सारे इसमें बेसिकली सेल्स होती हैं अब ब्लड्स में, और इसके न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इन्हीं पे वर्क एक्टिविटी पे आया है क्वेश्चन। तो इजोनोफिल्स जो होता है बेटा, वो क्या करेगा, रिलीज अ हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। तो ये हिस्टामाइन से एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को रिलीज करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को बेसिकली हिस्टामाइन से रिलीज करता है। ठीक, ये किसके रेफरेंस में है, ये इजिनोफिल के रेफरेंस में। बेसोफिल क्या करता है, ये क्या करेगा, रिलीज द ग्रेन्यूल कंटेनिंग द हिस्टामाइन। ठीक, हिस्टामाइन से बहुत सारे ग्रेन्यूल को रिलीज करेगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, हिस्टामाइन से बहुत सारे ग्रेन्यूल को रिलीज करता है। कौन करता है, बेसोफिल करता है। ठीक, फिर याद रखेंगे न्यूट्रोफिल्स किस लिए होता है, फैगोसाइटोसिस के लिए, फैगोसाइट्स के लिए। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है बेसिकली मतलब किसी मान लीजिए न्यूट्रोफिल्स किसी एनिमल में, तो वो क्या करेगा, उसको भक्षण करेगा। तो उस चीज के लिए फैगोसाइटिस के लिए, जैसे सेल को मारने के लिए, बेसिकली कोई एंटीजन एक्टिविटी आई तो उसको मारने के लिए। ठीक, तो ये क्या होता है, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। देन लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है, इम्यून एक्टिविटी रिस्पॉन्स के लिए होता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या होता है, इम्यून एक्टिविटी रिस्पॉन्स के लिए होता है। ये बात याद रखेंगे। तो ये पॉइंट्स को आप लोग पॉज करके एक बार फिर से सुन लीजिएगा,
इससे कॉम्बिनेशन आता, कॉम्बिनेशन मैच करने के लिए आएगा। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। आज सारे ही 2020 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्केलेटन मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो पेशीय संकुचन के लिए। पेशीय संकुचन समझते हैं, मान लीजिए हाथ में हमने ऐसे मरोड़ दिया तो क्या एक तरीके से हमारे अंदर संकुचन हुआ। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि संकुचन में बहुत सारी एक्टिन एंड मायोसिन साइट्स काम करती हैं, और मैंने टाइप भी बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 इस तरीके से एक्टिन एंड मायोसिन्स होती हैं, ठीक है। एक्टिन की बेसिकली बात करें जो ज्यादा मतलब मदद करती है। तो अब पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल कॉन्स्ट्रक्शन में पेशीय संकुचन के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है। अब ये तो बता दिया, अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि इंपॉर्टेंट कौन होता है। अभी जैसे मैंने परसों बताया था कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आज ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसलिए होता है कि एक्टिव एंड मायोसिन दो प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। उसी के टाइप मैंने बताए थे आपको। ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट से ट्रोपोनिन मतलब प्रोटीन होता है। अब इस ट्रोपोनिन के भी कई पार्ट होते हैं, मैं आप लोग को बता दूं। ट्रोपोनिन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट होते हैं, तो अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रोपोनिन वर्क करता है, ठीक है। ये आप लोग बहुत जब मतलब मास्टर लेवल में तो पढ़ते ही हैं, और इसे हायर एजुकेशन के लिए इस ट्रोपोनिन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्टिविटी के बारे में भी आप काफी ज्यादा पढ़ने को आपको मिलेगा। तो होता क्या है कि एक्टिव एंड मायोसिन के एक्टिव साइट से ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड करता है, इसलिए सीए प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी। मैंने क्या बताया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिव और मायोसिन के एक्टिव साइट से ट्रोपोनिन जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है, ताकि वो कैल्शियम उसके साथ बाइंडिंग करता है, इसीलिए कैल्शियम वहां पे प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी में, एक मैन में एब्यूडांस नर्व अगर इंजर्ड हो जाए, खराब हो जाए किसी भी तरीके से, तो इनमें से कौन सा फंक्शन प्रभावित होगा। इंजर्ड नर्व्स की बात की जा रही, इंजर्ड नर्व सेल्स की बेसिकली बात करें, कौन सी, एब्यूडांस। तो एब्यूडांस नर्व अगर सेल्स इंजर्ड हो जाए बेसिकली, तो क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल रुक जाएगा। जो आई बॉल का मूवमेंट है बेसिकली, ठीक है, वो रुक जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, एब्यूडांस नर्व सेल्स अगर इंजर्ड हो जाती है तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल रुक जाता है, ठीक है। आई बॉल क्या, ये आप देख रहे हैं, आई बॉल ही तो है, ब्लैक कलर का, ठीक है, ऐसे तो ये क्या है, ये रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है न्यूरल एंड कंट्रोल से, और 2020 का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कथन सही। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी बच्चों, न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी। और न्यूरल एक्टिविटी नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है, न्यूरल एक्टिविटी नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है, ये बात याद रखना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, न्यूरल एक्टिविटी क्या करेगी, नर्वस सिस्टम को मतलब नर्वस सिस्टम न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, ही ऑफसेट प्रोड्यूस होता है। ऑफसेट्स प्रोड्यूस होता है तो एक तरीके का सब्सटेंस है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो माइटोटिक डिवीजन से होता है। तो माइटोटिक डिवीजन को मैं बता दूं कि बेसिकली प्लांट्स में डेवलप होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी माइटोटिक डिवीजन होता है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है, बहुत डीप में, ठीक है। तो कभी कभी ऑफसेट वहां से प्रोड्यूस होता है, माइटोटिक डिवीजन। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने पेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितने पेयर ट्रू ब्रीडिंग प्री मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। तो भाई देखिए, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है, तो 2020 का ही क्वेश्चन है। ये पूछा कि मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। तो 7 पेयर इनके लिए बहुत, मतलब 7 मतलब नंबर ही इनके लिए लकी था, तो उन्होंने 7 पेयर को करेक्ट किया था। और बात यहाँ पे लकी और उसकी नहीं है, 7 कैरेक्टर ही होते हैं पी प्लांट्स में, तो इसलिए इन्होंने 7 पेयर किया। तो 7 पेयर आ जाए यानी कि 14 कैरेक्टर होते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एडेनिन जो होता है वो डबल बाउंड से जुड़ता है थाइमीन से। अब हम कह दें कि अंकित तिवारी, अंकित
और तिवारी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जो हाइड्रोजन अत्यधिक क्षीण बॉन्ड होता है वो जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड जैसे एडेनिन गुआनिन या अंकित तिवारी, जिससे मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, उनमें बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब कभी कभी यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि एडेनिन गुआनिन के बीच या गुआनिन साइटोसिन के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बंध में कौन सा बल लगता है, तो देखिए एक बात मैं बता दूं कि वाटसन एंड क्रिक जो थे, मतलब वो भौतिक पद्धति थे, ठीक है, फिजिशियन थे, फिजिक्स के थे। तो उन्होंने भाई बल की भी बात बताई कि इस तरीके से बल लगता है। तो वॉन्डर वाल बल लगता है इसमें, वॉन्डर वाल फोर्स इसमें अप्लाई होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निके है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, निके और हैबिटेट में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। अब समझिए, निके और हैबिटेट में बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल, अगर मैं फैक्ट की बात बताऊं तो निके और हैबिटेट को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन होता तो भाई बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हैबिटेट होता है, नेचुरल चीजें जहां पे एनिमल बेसिकली जन्म लिया, ठीक है, उसका एक नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। लेकिन जहां पर इसकी फंक्शनल एक्टिविटी ज्यादा होती है वो उसका निके कहलाता है। क्या कहलाता है? निके या नीशे भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन का फैक्टर नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इन दोनों चीजों में डिफरेंट क्या है। नेचुरल हैबिटेट क्या, नेचुरल मतलब उसका वो क्या कहते हैं, एक एरिया, नेचुरल एरिया जो है वो उसका हैबिटेट है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला एरिया जो क्या होगा वो निके होगा। तो निके क्या होता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जहां पर बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी, फंक्शनल एक्टिविटी होंगी, वहां जहां पे वो जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, उस तरीके के एरिया को निके बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हाईएस्ट स्पेसीज डायवर्सिटी वाला रीजन होता है। अब हाईएस्ट स्पेसीज डायवर्सिटी वाला रीजन आपसे पूछा गया है, अब आपको ये बताना है। देखिए बहुत, अब ये क्योंकि अब आ गया डायवर्सिटी वाली बात है, विविधता वाली। मैंने बताया था स्टेबिलिटी इकोसिस्टम वाली किसमें होती है, मैंने बताया था ओशियन में होती। फिर बताया था क्यों होती, क्योंकि उसके डाउन जोन में बहुत सारी सर्वाइवल एक्टिविटी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब प्लांट के भी होते हैं, एनिमल के भी होते हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती। अब यहाँ पे हायर स्पेसीज डायवर्सिटी के बारे में पूछा गया। देखिए हायर स्पेसीज डायवर्सिटी जो होती है अमेजोन के फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ होती है? अमेजोन के फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल टू ऑल माई स्टूडेंट। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो बायोलॉजी पाठशाला में अब होगी ताबड़तोड़ तैयारी नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज के साथ। तो कीप वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू, एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच दिस क्लास।